तो ऐसे में शीतल जी, ये जो उसका यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष होना ऐसे मौके पे थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व पटल पे आज जब हम ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहे हैं और इसकी मीटिंग में जा रहे हैं, उसकी मीटिंग में जा रहे हैं, वैसे विदेश मामलों में हम थोड़ा अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इनका सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का होना और अध्यक्ष होना हमारे लिए कितना चिंता की बात है, शीतल साहब? देखिए, ये है तो रूटीन वर्क, जैसा आपने पहले ही बताया कि कितनी बार हम उसमें किस किस पोजीशन पे रहे हैं और कितनी बार पाकिस्तान रहा है, और ऐसे ही अन्य देश रहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि सिंदूर में जो कुछ सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे जो कुछ हमने किया, जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कुछ उसके बाद दुनिया में हुआ, फिर ईरान और इजराइल वाला इशू हो गया, फिलिस्तीन में एक लंबा विवाद, सैनिक विवाद चल रहा है, उसमें भारत की भूमिका बार बार जिस तरह से ऊपर नीचे हुई, और अमेरिका में ट्रंप के फिर से वापसी के बाद जैसे दुनिया की आर्थिक नीतियों को फिर से संयोजित करने के लिए उन्होंने अपने लक्ष्य रखे हैं, मागा नाम का एक टर्म दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं जिसमें हम भी हैं, उन सब पर जिस तरह से दबाव आया है, और उस दबाव को हैंडल करने में हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से अब तक अपनी कदम रखे हैं, उन सब ने मिला जुला के हमारी परिस्थिति को बहुत पहली बार शायद मेरा ख्याल है, वैसे 62 वगैरह में ऐसा हुआ होगा, उस समय का हम लोग तो पैदा ही हुए थे कुछ साल पहले, तो बहुत डिटेल्स एग्जैक्ट नहीं मालूम है, अब इतिहास पढ़ने पर अलग तरह की चीजें आती हैं। लेकिन शायद भारत उसके बाद इस समय ही उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लेकिन उस समय हमारी वल्नरेबिलिटी ऐसी नहीं थी, हमारे साथ दुनिया में बहुत सारे लोग थे। इस समय हम इस ऑपरेशन के समय हमने देखा, और उसके बाद के राजनय में हम देख रहे हैं कि हम एक्चुअली सारे दावों के बावजूद बिल्कुल ही दुनिया में अजीब सी स्थिति में है कि सचमुच में कहने को हमारे साथ कोई जिम्मेदार देश नहीं, और कुछ ऐसे देश जिनके देश होने पर तमाम तरह के सवाल हमेशा रहे हैं, उनके अलावा हमारे साथ कोई जिम्मेदारी से नहीं है, और ज्यादातर लोग उनके साथ हैं जिनके साथ हमारे राष्ट्रीय हित मेल नहीं खाते, उनके साथ होने का मतलब है कि हमें एक तरह से अपमान भी झेलना पड़ता है और नुकसान भी झेलना पड़ता है। अब हो क्या रहा है, मोदी जी वहां होके आए, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारी ओर से लगातार अमेरिका को कंसेशंस ऑफर किए जा रहे हैं। ऑफर किया गया कि साहब हम बिजली की कारों पर 110% की जगह 15% कर देंगे। ऑफर किया गया कि और चीजों में भी हम ऐसे नहीं है जैसा समझा जा रहा है। अभी हमने अमेरिका से तेल लेना फरवरी के बाद शुरू कर दिया, इसी चक्कर में अमेरिका का तेल 30% महंगा है, 30% मोर जो हम रशिया से ले रहे हैं, और हमने लगभग उतना ही तेल उठा लिया है अमेरिका से जितना कि ये जो आपका हम रूस से खरीदते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे शक्कर पे दबाव पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने हमें कोई रियायत नहीं दी। अमेरिका इस चीज के चक्कर में जरूर है कि वो F-35 जहाज हमको पहना दे, बहुत महंगा, और उसके बारे में बड़ी शिकायत है। एक हमारे यहाँ केरल में ब्रिटेन का F-35 इस समय खड़ा हुआ है, पिछले 20-25 दिन से पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वो वहां से वापस नहीं ब्रिटेन जा पा रहा है, ब्रिटिश नेवी का जहाज है। F-35 के बारे में एलन मस्क कह चुके हैं कि कबाड़ है, कूड़ा है। दुनिया का जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है वो ये कहता है, जिन देशों ने लिया वगैरह है, कि इसको लेना सोने की चिड़िया रखना है, यानी उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, और कहा जाता है कि पूरी जिंदगी आप चुकाते रहेंगे, इसका पैसा पूरा नहीं होगा। इस तरह की उसके बारे में धारणाएं। दूसरी ओर हमारे जो एडवर्सरीज हैं एकदम बॉर्डर पर, चीन और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का रिश्ता अभी हमने इधर देखा, जैसे उनके पॉलिटिकल बयान है, वो बताते हैं कि हमारी कठिनाइयां और चुनौतियां हमारी अपेक्षा, हमारी समझ, हमारी अब तक की जानकारी से बहुत ज्यादा है, हो चुकी है। इसलिए भी कि हमारे साथ कोई बॉर्डर से जुड़ा हुआ कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो किसी ऐसी परिस्थिति में, या आसपास का दोस्त या बाहर का भी दोस्त जो खुल के उस तरह से हमारे साथ खड़ा हो, अंतरराष्ट्रीय मंचों से लेके राष्ट्रीय मंच और सैनिक कार्रवाइयों में जो अपेक्षा होती है उस तरह से। और बाकी हम ये भी देख रहे हैं कि सारे पड़ोस को हमने धीरे धीरे चीन के हाथ गवा दिया है। हालत यह है कि अभी 2 दिन पहले एक और खबर थी जो इस
कार्यक्रम में मैं इंक्लूड करूं कि सार्क का विकल्प, सार्क को हमने चाहा था कि वो हो और वो चले, वो हम असफल रहे। जैसे ईरान में चाहबार एयरपोर्ट, चाहबार बंदरगाह को डेवलप करने का हमने ऐलान किया था, 15-16 में हमारा मीडिया भरा हुआ था ये सब कह के कि ग्वादर का जवाब हमने पैदा कर दिया और मोदी जी आ गए और तीर मार देंगे और फलाना होगा। अब कोई चर्चा ही नहीं करता, हम गायब है वहां से, ईरान के सीन से हम गायब। एक्चुअली इस पूरे इस खित्ते में इस फैसिलिटी से तो हम गायब है। जो लंका में मनटोटा बंदरगाह है वो चीन के पास जा ही चुका है लीज में। तो स्थिति ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय में ही, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक रिश्तों में और अब कूटनीति में भी हम ये पा रहे हैं कि हमें बहुत देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हम जो बयान दें, ये सब हमें अमेरिका को प्लीज करने के फैसले करने, हमारे पक्ष के किसी फैसले की कोई सूचना नहीं आ रही कि भारत को इस कथित डील से क्या मिलेगा, इस डील से हमारा क्या क्या जाएगा, इसी की सारी सूचनाएं। और ये उस समय हो रहा है जब हम आर्थिक रूप से सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात माने या इस तरह के अन्य बहुत से आलोचक, या हम उनको छोड़ दें, चलिए उनको कंट्रोवर्शियल मान लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार की बात माने तो हम आर्थिक आंकड़ों में भी जगलरी कर रहे हैं। ये रियल आंकड़े नहीं है, ये हमें दूसरी तरफ से दिखाई भी देते हैं, क्योंकि जब दूसरे आंकड़े इसी सरकार से आते हैं जिनमें हम पाते हैं कि 50% आबादी तो ऐसी है जिसकी जिसे हम चाहे 5 किलो अन्न दें या किसी और तरह की सपोर्ट दें, अगर हम सपोर्ट न दें तो उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल है। जो मध्य वर्ग है करीब 40% हमारा, उसकी आय में पिछले, ये तो अब एक्सेप्ट हो गया है, 2022 तक के डाटा हमारे पास है कि उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, या तो वो स्टेबल है या कम हुई है, नौकरियों के मौके कम हुए हैं। तो ये अगर कुछ आर्थिक विकास हो भी रहा है तो ये बहुमत आबादी के लिए नहीं हो रहा है, ये तो तय है। ये सही है कि हमारे कुछ खरबपतियों की बैलेंस शीट और उनके स्टॉक्स बहुत बढ़ गए, एग्री, 10% लोगों की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन किसी भी देश की अगर 90% आबादी कठिनाइयों में जा रही है और वो कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तो उसे विकासशील कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वो विकास कर रहा है? निश्चित तौर पर बहुत गंभीर समस्याओं के लिए वो स्थितियां पैदा कर रहा है। दूसरे, पूरे रक्षा क्षेत्र में, और हम रक्षा के आप तो प्रत्येक क्षेत्र में, जो हमारा प्रमुख एरिया है, एग्रीकल्चर में हमारे सारे दावे झूठे निकले। 2022 तक आयत डबल करने का सवाल, आत्महत्याओं की समस्या को खत्म करने का सवाल, मंडियों की और पैरेलल इकोनॉमी को की जगह विकल्प देने के सवाल, अन्य टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट के सवाल, ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई हमने अमल होते हुए नहीं देखे। कठिनाइयां और बढ़ी हैं। पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र से खबर है कि 700 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट। तो हम उन तकलीफों से, जिनकी हम दूर करने के लिए इस नारे पर गए थे कि अब देश में विकल्प आ रहा है, कुछ हमारे दिन बदल जाएंगे और मोदी जी सब कुछ नया लाएंगे, यानी 11 सालों ने ऐसा कोई अनुभव नहीं दिया। और उस समय ये चुनौतियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने ली हैं और उनको हल करने की हमारी कवायद जो भी हुई, जो बहुत महंगी है, खुद प्रधानमंत्री जी ऑलमोस्ट 90 बार यात्रा कर चुके हैं, इस बार सबसे लंबी यात्रा पर गए हैं। एक बार में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में इतने ज्यादा दिन के लिए कभी वो बाहर नहीं गए, इस बार गए हैं। और करीब वो 74 देशों में घूम चुके हैं। जितने देशों ने पाकिस्तान का चुनाव किया है उसके लगभग आधे देश वो घूम चुके हैं। लेकिन और हमने अभी विदेशी डेलीगेशंस भेजे एमपीज के, जिनके अब बिल्स आ रहे हैं आरटीआई वगैरह से, तो पता लग रहा है कि एक एक आदमी का जो निजी खर्च था इस दौरे के दौरान, एक एक सांसद का 3 लाख 4 लाख रुपए था। यात्रा के बिल सब फर्स्ट क्लास के थे ही, होटल सब 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए वाले थे ही। तो एक बहुत बड़ा बिल खर्च करके हमने क्या हासिल किया? हम ये कहने गए थे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, ये हमारा पॉलिटिकल टर्म था। इसे कोई दुनिया में क्यों नहीं मान रहा है? उसके बाद पाकिस्तान के जनरल को, सेना के अध्यक्ष को, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनको भारत के प्रधानमंत्री अपना निजी दोस्त बताते हैं, जिनका हमने चुनाव प्रचार किया, जिनको हमने प्रचार के लिए रैली अमेरिका में कराई और गुजरात में कराई,
वो 20 बार कह चुके हैं अब तक कि मैंने समझौता करा दिया, नहीं तो आणविक युद्ध हो जाता। और हम एक बार भी अपने प्रधानमंत्री के श्रीमुख से नहीं सुन सके कि भाई आप ये गलत बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नीचे के अफसरों से हम कहलवा रहे हैं कि ये गलत बात है। तो सही बात क्या है, ये हमारे आपके सामने नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो परिदृश्य है बहुत ही निराशाजनक है, और देश के भविष्य के लिए, देश के वर्तमान के लिए, दोनों के लिए वो बहुत चिंताजनक है। और इसलिए भी कि हमारे पड़ोस में जो स्थिति बन रही है, अगर सार्क का विकल्प चीन ने जैसा प्रस्ताव किया है और पाकिस्तान ने उस पर इको किया है, अगर वो इसका भी विकल्प प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि चीन कोई बात हवा में नहीं कहता, हल्की नहीं कहता, उसकी सारी बातें दीर्घकालिक हैं, बल्कि उसके बात करने के तौर तरीके, राजनय के तौर तरीकों ने पश्चिम को परास्त कर दिया, उसके विकास ने पश्चिम को परास्त कर दिया। उसने तकनीक और अन्य, अभी तो आया 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में 8 अब चाइना की हो चुकी है। जो पेटेंट्स दाखिल हो रहे हैं वो अमेरिका और पश्चिम यूरोप मिलके टोटल जितने पेटेंट्स दाखिल कर रहा है, चाइनीज उससे ज्यादा पेटेंट्स दाखिल कर रहे हैं। यानी विज्ञान में नए शोध सबसे ज्यादा चाइना में हो रहे हैं। तो चाइना आने वाले दिनों की सुपर पावर है, और उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो मिरेकल्स किए हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और अब हमने भी स्वीकार कर लिया, कम से कम हमारी रक्षा सेवाओं ने तो स्वीकार कर लिया अभी हाल में इंडोनेशिया में, कि हाँ, पहले दिन इस ऑपरेशन सिंगूर के दौरान हमारे जहाज उन मिसाइलों से मारे गए जो चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई की थी। तो ऐसी स्थिति में हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये बहुत ही गैर गंभीर, कोई रणनीतिक परिदृश्य साबित न करने वाला, और सामरिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर हताश करने वाला परिदृश्य हमारे सामने है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच है।